हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं दीपक जाजू बीटेक IIT BHU से डायरेक्टर ऑफ L1 कोचिंग, आपका जेई मैथमेटिक्स मेंटर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस जो मैं आपको बताऊंगा। कुछ इम्पोर्टेंट ऐसी बातें जिसके बारे में सबसे ज़रूरी होती है, इम्पोर्टेंट पार्ट वो है प्लानिंग। सबसे पहली चीज़ कि एक इम्पोर्टेंट बात कि जो भी आपको कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट चाहिए, काफ़ी लोगों ने गुड मॉर्निंग कहा और मैंने भी कहा गुड मॉर्निंग, तो वो क्या है सबसे इम्पोर्टेंट सबसे ज़रूरी की प्लानिंग का पार्ट जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा आज के लेक्चर में। और मैं आपको ईयर लॉन्ग पढ़ाऊँगा कैलकुलस इन 12th क्लास, ठीक है। तो सबसे इजी बात कि ये दिमाग से निकाल दें कि ये जेई वगैरह या बोर्ड या कोई भी एग्ज़ाम आप मेंस वगैरह दे रहे हो ये बहुत डिफ़िकल्ट है ना। ये लोगों ने भ्रांति फैला दी, जैसे कोई बंदा पहले से ही डरा दिया जाता है, अरे IIT का क्वेश्चन आ रहा है, अब क्या करूं, IIT का क्वेश्चन आ रहा है इसका मतलब पहले से ही कठिन होगा। ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है। जिसको मैथ्स आता है, जिसको कॉन्सेप्ट्स आते हैं, उसके लिए कोई डिफ़िकल्ट और इजी का कोई डिफरेंस नहीं होता, उसके लिए सब इजी है। यही मैं आपको सिखाऊंगा कैसे इजी वे में बेसिक चीज़ों से सारी चीज़ों को कैसे बनाएंगे। मैंने इससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स को, लगभग मान के चलो 20,000 प्लस स्टूडेंट्स को मैंने टीच किया है ना। तो वो सब स्टूडेंट्स से भी आप रिव्यू मेरा ले सकते हो, तो आपको उनको खुद पता है कि जो काम हमने पहले से डिसाइड कर लिया कितने बज के कितने मिनट पे क्या होने वाला है, तो होना ही है। क्योंकि ये ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि काम में सिंसियरिटी। क्या इंटेलिजेंट लोग ही IIT में सेलेक्ट होते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि इंटेलिजेंसी का तो यूज़ है ही है, एक एवरेज बंदा मतलब ठीक हो, पर सबसे ज़रूरी है उसमें ऐड ऑन होना सिंसियरिटी का। अगर आप रेगुलरली हर चीज़ जानते हैं तो ये मान के चलो कि आप सेलेक्ट हो सकते हैं ईजीली। रेगुलरली हर चीज़ को रेगुलर वे में जानना, सिस्टमेटिक जानना। कोई ये नहीं होता कि एक दिन आया और 18 घंटे पढ़ लिया और 10 दिन सोया हुआ है। इसीलिए मैंने क्या किया है, ये लाइव क्लास का अरेंजमेंट किया है हमारे L1 एस्पायर ऐप के थ्रू। क्योंकि मैंने बहुत लड़कों को देखा, मैं आपको अपनी पर्सनल फीलिंग ये बता रहा हूँ कि जनरल बातें ये रहती है कि अगर बंदा वीडियोस देखता है केवल, वो भी रहेंगे आपके पास, तो वो क्या है कि उसमें मर्जी हुआ सुबह उठा, ब्रश किया नहीं, वीडियो देखने लगा, या मन किया तो नहीं कर रहा है, कभी कर लिया, तो क्या है ना उसके अंदर वो रेगुलरिटी नहीं आती और एक डेडिकेशन नहीं आता, ठीक है। और लॉकडाउन जो ये इस टाइम चल रहा है, ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे बच्चों को फ्रस्ट्रेशन भी हुई, पर मैंने कोशिश की कि उनको रेगुलर में मेंटेन करके रखूँ, चीज़ों को बताऊँ एक बढ़िया ढंग से, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, सबसे ज़रूरी है कि इन चीज़ों को कैसे हम कोरिलेट करेंगे। जैसे मैं अपनी पर्सनल बातें बताऊं, एक जनरल बातचीत अभी अपने शुरू करेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट कि जैसे अगर आप सोचते हो कि ये टाइम का लॉस हो रहा है, तो मैं बताता हूँ कि टाइम बचता है और इसका बेस्ट यूज़ किया जा सकता था। जैसे अगर आप 12th क्लास में हो तो इस 40 डेज़ में आप फटाक से अपना 11th का धुआंधार रिवीजन भी कर लेते, मज़ा आ जाता। यही करते नहीं हैं लोग। कितने लोग को देखता हूँ वैसे टिकटॉक बनाते रहते हैं दिन रात, पर टिकटॉक बनाने से नहीं होता, उस समय को सेव करना। जैसे मैंने 40 डेज़ में, मैं आपको बताऊं, मैंने अलजेब्रा की एक बुक लिख दी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मैं बुक लिखने जा रहा हूँ। सोचिए कि 40 डेज़ का कितना बेस्ट यूज़ हुआ। ये मैं सोच रहा था ये अगले साल मैं लिखूँगा, कितना बड़ा गेम हो गया। तो टाइम का बेस्ट यूज़ जिसने कर लिया वो लाइफ में सक्सेसफुल है। केवल बातें करते रह गया वो फेल्योर है। बातें करने से देश नहीं चलता, काम को प्लेटफॉर्म पे करने से काम होता है। तो बातचीत अपनी चलती रहेगी। अपना L1 एस्पायर ऐप के बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं कि क्या है ये, हमने क्या सोचा। बहुत लंबी प्लानिंग थी मेरी कि मैं पहले से ही स्टूडेंट को कनेक्ट करना चाहता था, तो पहले से मेरी एक सोच चली आ रही थी। ये तो बाई चांस है कोविड-19 कुछ क्राइसिस वगैरह हो गया है और सॉल्व भी हो जाएगा, ये कोई बड़ा इशू नहीं है, इससे घबराने की कोई बात नहीं। सब स्टूडेंट इसे कैजुअली ले, इसे हड़बड़ाए नहीं, ठीक है ना। तो L1 एस्पायर ऐप
जहाँ पे एक स्टूडेंट को हर टाइम फैसिलिटी मिले, उससे मैं इंटरेक्ट कर पाऊँ। तो इसके लिए मैंने लाइव क्लास का अरेंजमेंट किया। फिर मैंने सोचा स्टूडेंट को नहीं समझ में आया तो वो क्या करेगा, तो वो वीडियो लेक्चर्स भी देख सकता है। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पे उसे मैं दूंगा स्टडी मटेरियल। इवन इफ़ कि मैंने ये भी प्लान किया है कि मैं आपको क्विज़ वगैरह भी प्रोवाइड करूँगा इस प्लेटफॉर्म पे, सेपरेट प्रॉब्लम प्रैक्टिस, अच्छे क्वेश्चंस पैकेजेस, इसके अलावा टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। हमने डायरेक्ट स्टडीज़ की बात ही करेंगे, मेरे को वही पसंद है। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में ज़्यादा कुछ है ही नहीं, सबसे आसान सब्जेक्ट आपने ले लिया है। ठीक है, तो L1 एस्पायर ऐप, इसके अलावा आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाके इसको डाउनलोड करना है, अपडेट करना है, ताकि मेरी नई इन्फॉर्मेशन जिसको नहीं मिल पाई या जो किसी आसपास के बंदे को नहीं पता है उसे मिल जाए। डायरेक्ट अपने मुद्दे की बात आते हैं और काम की बात करते हैं कि कोर्स प्लानिंग क्या है। ठीक है, अगर मैं नॉर्मली एक चीज़ सोचूं तो सबसे ज़रूरी है कि कैलकुलस ये क्या है। आपको पता है जब आप इंजीनियर या आगे साइंस बीएससी कुछ भी करते हो, इंजीनियरिंग करने जाते हो बहुत आगे लेवल पे, फिजिक्स वगैरह के लिए हेल्पिंग थिंग है कैलकुलस, बहुत ज़्यादा। कैलकुलेशन का पार्ट क्या है, फिजिक्स में देखा होगा बार बार ग्राफ बनाते रहते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, बहुत जगह पता होता है तो वो एक रटार सा रहता है, जैसे ही एक्स और वाई में बनाते हैं वैसे ही वी और टी में बनता है, पर थोड़ा सा देखते ही आदमी फैलने लगता है। तो वो सारी चीज़ों का इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंटेशन, क्या है कोई इक्वेशन, उसका क्या यूज़ है, वो मैं आपको सिखाऊंगा इस कैलकुलस में। और अपने सिलेबस की अगर अपने बात करें तो ऑलरेडी मैंने आपको वीडियोस की फॉर्म में डिफरेंशिएशन स्टडीज़ के बारे में बताया, डिफरेंशिएशन के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है ना। सेकंड, ये भी मैं आपको रिपीट करूँगा इस चैप्टर के बाद, तो आप चिंता ना करें किसी का मिस हो गया तो कोई चिंता की बात नहीं है। सेकंड, अपने बात करेंगे फंक्शन एंड ग्राफ, फंक्शन एंड ग्राफ। ठीक है। थर्ड, इसके अलावा देखो सबसे इम्पोर्टेंट है, कुछ लोगों से नए नए बंदे आए हैं, वो जानते हैं कि लिमिट्स 11th का पार्ट है, पर उनको समझ जाने की ज़रूरत है कि 11th का पार्ट होने के बावजूद भी आपको इसे 12th में ही स्टडी करना है, क्योंकि एनसीईआरटी का जो पैटर्न है वो बहुत ही मिसमैनेज्ड है। अगर उस बुक से आप मैथ्स की बुक्स पढ़ के 100 में से 100 लाते हो और आप कंपटीशन देते जाते हो तो ये समझ जाओ कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके मार्क्स आ भी जाएँ 10-20 भी, क्योंकि उस बुक में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है सिस्टमेटिक जिससे आपका सब चीज़ कंप्लीट हो पाए। एनसीईआरटी ठीक है, चैप्टर का नाम अच्छा है, पर उसमें कंटेंट बहुत पुअर है। इसलिए आपको क्या है, डिसऑर्डर, कमी क्या है उसकी, डिसऑर्डर है। कोई चैप्टर पूरा दिया है, कोई मिस कर दिया, कोई अधूरा है, तो वो सारी चीज़ें अपने यहाँ पढ़ेंगे। इसलिए 11th का एक चैप्टर अपने को यहाँ पर फिर रिवाइज करना पड़ेगा। बहुत सारे को लगता है यार बोर्ड का नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, तो वो ऐसा ना सोचे कि 11th का चैप्टर है, इस पर बेस्ड 2 चैप्टर है, कॉन्टीन्यूटी और 5th है डिफरेंशिएबिलिटी, कि कौन ऐसा टॉपिक है जिसकी कॉन्टीन्यूटी, कौन ग्राफ है जिसकी कॉन्टीन्यूटी मेंटेन हो सकती है, नहीं है तो क्यों नहीं है, कौन ऐसा है डिफरेंशिएशन के लायक है, कौन नहीं है, तो इसमें डील करते हैं। ठीक है। अब एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी की बात करें तो ये इतने चैप्टर को उसने एक ही चैप्टर में निपटा दिया है, जबकि आपको पता है ये सब पूरी डिफरेंशियल कैलकुलस का बेस है। कोई चैप्टर की काउंटिंग पढ़ाएं, अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाएं तो ये सोच लो कि एक दिन में ही सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा इतने चैप्टर, पर हमें कोर्स कंप्लीट नहीं करना, उसकी सही डायरेक्शन और सही कॉन्सेप्ट सीखना है। 6 चैप्टर आता है इन सब का, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ना। अगर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की अगर अपने बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट आती है इसके अंदर कुछ बेसिक टॉपिक, रेट एंड मेजर। सेकेंड टॉपिक अपने पास आएगा वो क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट वो है टेंजेंट नॉर्मल। ठीक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें मैक्सिमा मिनिमा और भी बहुत सारे टॉपिक, रोल्स थ्योरम। ठीक है, ये आ गया। फिर उसके बाद अगर अपने देखें तो LMVT, इससे रिलेटेड यहाँ भी अपने फिर ग्राफ बनाना सीखेंगे। ठीक है। फिर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो क्यूबिक कर्व, मोनोटोनोसिटी,
मोनोटोनोसिटी, ये आ जाएगा। तो इस तरीके के टॉपिक अपने कंप्लीट पढ़ेंगे। तो ये पूरी पार्ट आती है डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर। ये समझ जाओ लास्ट चैप्टर तक अपने ग्राफ बनाने के बारे में सीखते रहेंगे जब तक यहाँ तक आप मैक्सिमम मिनिमा तक कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, तब ग्राफ के हर पॉइंट के बारे में आपको सब कुछ पता होगा। तो ये सोच लीजिए कि कंटिन्यूअस स्टडी कर दे। ऐसा नहीं होगा कि हर चीज़ आपको हर दिन ही आने वाली है इजी वे में, पर एकदम दिमाग में इमेजिनेशन जो होती है, ये समझ जाओ इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जहाँ बहुत बड़े कोई फॉर्मूले लगेंगे। ये समझ जाओ कि यहाँ कोई रट्टाफिकेशन का गेम बिल्कुल नहीं है। ये कह सकते हो कि ये मैथ्स का फिजिक्स है। मैथ्स का फिजिक्स मतलब जिसको समझेंगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। एक क्वेश्चन कर लिया, सिमिलर दूसरा कर लिया, तीसरे में फैल गए, तो वो चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर आपको पूरी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग, क्यों हो रहा है, कैसे कोरिलेट करेंगे, ये चैप्टर का इसमें इसका क्या यूज़ है, ग्राफ क्यों बनाते हैं, फिर इनका इनमें क्या यूज है, इसका इन दोनों में क्या यूज है, और इनका कोरिलेशन यहाँ पर कैसे है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये जानना। फिर आप जानते हो 4 चैप्टर अपने पास आते हैं। इनडेफिनेट, जिसको हो सकता है अपने बीच में भी पढ़ लें, वो मेरी मर्जी है, मैं देखूंगा जहाँ लगेगा अपने थोड़ा पैटर्न चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये फिजिक्स में बार बार आपको हेल्प करेगा। इनडेफिनेट इंटीग्रल, अपने नाम लिख रहे हैं, अपने कोई बहुत डिटेल में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम की बात करेंगे। दूसरा डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है, ये भी अपने को जानना है, ये लास्ट में पढ़ेंगे। थर्ड ग्राफ से रिलेटेड उसका एरिया। फोर्थ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जेई मेन हो चाहे एडवांस हो, ठीक है, जेई मेन्स हो या एडवांस, दोनों ही केसेस में पेपर का 35% से 40% हिस्सा ये कैलकुलस से आता है। फिजिक्स जानने के लिए सबसे ज़रूरी पार्ट क्या है, कैलकुलस। तो इसको अपने को बहुत डिटेल में जानना है। इवन इफ कि आज से अपने जैसे फंक्शन और ग्राफ के बारे में बातचीत शुरू करेंगे, तो ये भी सोचने की बड़ी ज़रूरत है कि अगर ये अपने को अच्छे से आ गया तो अपने को इन चैप्टर्स में कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए अपने आज की शुरुआत यहीं से करेंगे और एक एक चीज़ को बढ़िया से पढ़ेंगे, क्योंकि 35% से 40%, 35% से 40% तक का मार्क्स बहुत मैटर करता है। कैलकुलस अगर आपको आ गया तो ये समझ जाओ मज़ा आ गया। फिर आपको थोड़ा थोड़ा, जैसे कई लोगों का देखा था मैथ्स उनके लिए टफ लगने लगता है, तो ये कैलकुलस आपको सिखाएगा कि मैथ्स कैसे ईजी वे में आपको सीखना है। ये आपका एक हिसाब से जिन बच्चों का मैथ्स से इंटरेस्ट हट गया है, देखता भी हूँ, क्योंकि जब बच्चा 10th से 11th में आया है उनके लिए हवा बन जाता है, क्योंकि 10th और 11th की स्टडीज़ में एक बड़ा गैप है। तो वो क्या करने वाला है, इन चीज़ों पे ध्यान देगा तो उसका धीरे धीरे मैथ्स में बड़ा इंटरेस्ट आएगा। बाकी मैं आपके लिए पूरी कोशिश करूँगा कि हर चीज़ मैं आपको बढ़िया से सिखाऊँ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सीखें। एक काम और करेंगे सब लोग, सबसे पहली बात, लैपटॉप पे बढ़िया क्या लिखा है, बड़ा लिखें, ठीक है। ये तो मैंने चैप्टर का नाम लिखा है, मैं बड़े बड़े टॉपिक लिखूंगा, आप चिंता ना करें, ठीक है। मैंने थोड़ा कमेंट वगैरह भी दिखे हैं, और कुछ लोगों ने लगा बफर कर रहा है, तो थोड़ा बहुत वो ये जान लें कि अगर उसने वीडियो थोड़ा बहुत आगे पीछे लैग भी कर रहा है तो वो क्या करेगा, हमारी तरफ से पूरी तरह फ्लो में जा रहा है नेट, आपके यहाँ नेट का सिग्नल वीक है, जिसके यहाँ बफर कर रहा है, तो वो उसकी चिंता ना करें, क्योंकि इसकी लाइव रिकॉर्डिंग या जो भी रिकॉर्डिंग है ये आपके ऐप में स्टोर हो जाएगी। तो इसकी आप चिंता बिल्कुल ना करें कि आपका टॉपिक मिस हो जाएगा या कोई लेट आया तो उसका शुरू का लेक्चर छूट गया है, ठीक है। तो मैं अक्षर काफ़ी बड़े ही लिखूंगा, इसकी आप चिंता ना करें। तो अभी फ़िलहाल अपने बात करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, ये आपको एक काम करना है, मोबाइल के साथ साथ एक रफ कॉपी या कॉपी लेके बैठनी है, जिस पे आपको नोट्स भी बनाना है, ठीक है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको 1-2 दिन के अंदर इंटरेक्टिव बोर्ड पे बड़ी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट डेफिनेशन के साथ देंगे, जिसका आपको नोट्स भी मिल जाएगा। तो एक बड़ी चीज़ें आपके साथ होने वाली है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। और अभी अपने स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, फंक्शन एंड ग्राफ। चैप्टर के नाम आपको ऑलरेडी आते हैं, नहीं तो थोड़ा बहुत वीडियो पर रिवाइंड करके बाद में आप नोट कर लेना। फंक्शन एंड ग्राफ में सबसे पहली जानकारी जरूरी है, फंक्शन क्या होता है।
ठीक है। कोरोना वाली खांसी नहीं थी भाई, ये ध्यान दो, ध्यान दे, ठीक है। चलो देखते हैं, तो मैं इसको बातचीत शुरू करते हैं। फंक्शन क्या है कौन बताएगा? बहुत सारे लोग, सबसे पहले इंपॉर्टेंट कि ग्राफ ही मैं आपको पहला चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, बट उससे पहले फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन और इसका क्या है, कैसे होता है, कैसे स्टार्ट करेंगे, हर जगह ये ज़रूरत पड़ेगी। तो अपने स्टार्ट करते हैं फंक्शन के बारे में, ठीक है ना। और सबसे पहली चीज़ आती है डेफिनेशन। अगर डेफिनेशन की अपने बातचीत करें तो बहुत सारे बंदे डेफिनेशन के बारे में जानते भी हैं, और थोड़ा सा मैं आपके लिए डिस्कस करता हूँ कि अलग अलग विद्वानों की इसके बारे में क्या राय थी। अब विद्वान जो होते हैं वो बहुत सारे फिजिक्स केमिस्ट्री से भी टपक पड़ते हैं। अब फिजिक्स वाले या केमिस्ट्री वाले क्या सोच रहे हैं? तो सबसे पहले केमिस्ट्री वाले क्या किए, उन्होंने कहा एक्स एक इनिशियल रिएक्टेंट है और इस पर अगर एफ कैटलिस्ट वर्क करे तो आपका आउटपुट जो आता है वो एफ एक्स आता है। अगर ये आउटपुट एफ एक्स आ रहा है तो केमिस्ट्री वाले क्या कहते हैं कि कोलिजन होते हैं। कोलिजन इलास्टिक और इन इलास्टिक होते हैं फिजिक्स वालों के अकॉर्डिंग, और वो कहते हैं कि इलास्टिक और इन इलास्टिक की वजह से मेजर और माइनर प्रोडक्ट भी मिलते हैं। पर उसमें अचानक मैथ्स ऐड करने से क्या हुआ कि उनको लगा कि x पे अगर f कैटलिस्ट वर्क किया तो ये fx जो आएगा, मैथ्स वाले कहते हैं मेजर माइनर प्रोडक्ट कुछ नहीं है, 100% आपका fx ही मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं, फिर अचानक फिजिक्स वाले मैदान में कूद पड़े। उन्होंने कहा एक मिरर ले लेते हैं, f मिरर। अब f मिरर अगर अपनों ले लिया तो देखते हैं उसमें कोई x बंदा अपनी शक्ल देख रहा है, तो पता लगता है उस f मिरर में उसकी इमेज fx नज़र आ रही है। तो इसको ऐसे वर्डिंग भी यूज़ करते हैं, अपने जानते हैं क्या, f इमेज ऑफ x इज fx। अब किस तरीके का मिरर है? जैसे कोई नॉर्मल बंदा है, मिरर में देख रहा है तो सरदार नज़र आ रहा है, पॉसिबल है। स्पेशल मिरर है, स्पेशल इमेज दे रहा है, तो कुछ इस तरीके की बात हो रही है, ठीक है। ठीक है, देखें कैमरा फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है, देख लेते हैं क्या दिक्कत है। अब सेकंड थिंग देखते हैं कि f इमेज ऑफ x का f इमेज जो है वो आपका क्या आ रहा है, fx, ठीक है। अब अगर अपने नॉर्मली देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आता है कि इसका मैथमेटिक कनेक्शन क्या है। तो अगर x की f इमेज अगर fx आ रही है तो इनको कोरिलेट करने के लिए मैथमेटिक्स में क्या किया गया, कुछ सेट्स वगैरह बनाए गए, सेट ए, सेट बी, जिनके बारे में सेट्स के बारे में 11th में आप पढ़े भी हैं, और दोनों जो है वो किसी रिलेशन f से कनेक्टेड है। किस तरीके से कि इसमें कुछ एलिमेंट्स अपनों ने लिए ए बी सी, बहुत सारे। ये डेफिनेशन वैसे ऑलरेडी आप 11th में पढ़ चुके हो ना, तो अगर अपने वैसे नॉर्मली देखें तो अपने इन दोनों को कनेक्ट करना चाहेंगे तो इनके जो एलिमेंट्स हैं इनकी इमेज बी के अंदर आएगी। इस इमेज की जो वैल्यूज़ आती है इस तरीके की, बहुत सारी वैल्यूज़, मैं अभी ब्रीफ बता रहा हूँ, नाम वगैरह बाद में अपने डेप्थ में जानेंगे जब प्रॉपर फंक्शन अपने पढ़ेंगे। अभी नाम की सिर्फ ज़रूरत है, वो क्या है, रेंज। जो इनिशियल जो इनपुट दिया गया उसका नाम क्या दिया गया, डोमेन। अब ये कहा गया कहानी में कि जितने इनपुट दिए गए जिस पर ये एफ रिलेशन डिफाइन है, जिस पर ये प्रॉपर फाइनाइट वैल्यू दे पा रहा है, उन वैल्यूज़ को बोला गया डोमेन। और अगर ये दोनों किसी रिलेशन y इक्वल टू fx से कनेक्टेड है तो x इनपुट देने के बाद f में जो वैल्यूज मिलेगी y, उसे क्या बोलेंगे, रेंज। क्या बोलेंगे, रेंज। और रेंज जो आएगी वो b के अंदर है। b कौन आ गया, b एक लार्जेस्ट सेट है जिसको बोला गया कोडोमेन। क्या बोला गया, कोडोमेन, जिसकी वैल्यू आप कह सकते हो मैक्सिमम ऑल रियल के इक्वल हो सकती है। इसकी वैल्यू का मतलब ये कह सकते हो, कॉम्प्लेक्स तो अपने कोर्स में है नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर जरूर है,
और अपने कोर्स में जो फंक्शन है वो ऑलवेज कौन सा फंक्शन है, वो रियल फंक्शन कोर्स में है। तो अगर रियल फंक्शन की अगर अपने बातचीत करें तो बी एक ऐसा सेट हो गया जिसे बोला गया सबसे बड़ा सेट है। ये प्री डिफाइन होता है क्वेश्चन में, आपको इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये कहाँ से आएगा, क्यों आएगा। तो इसे बोला गया क्या, कोडोमेन, जो इससे कनेक्टेड है। अब एक टर्म आ गया रेंज, एक आ गया डोमेन। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो डिफाइन नंबर्स है जिस पर एफ डिफाइन है उसे बोलते हैं डोमेन। जो इनपुट देने के बाद जो वैल्यू आई उसे क्या बोलेंगे, रेंज। तीसरा टर्म आती है कोडोमेन। तो इस तरीके की 3 टर्म की बात बार बार इस चैप्टर में होती है। लोग सोचते हैं यार ये तो बात समझ में आ रही है, बट अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा ये फंक्शन कौन है। चलो इसको और बढ़िया समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा क्या करना है, नोट कर लेना बाद में, या साथ साथ थोड़ा थोड़ा नोट भी करते रहो तो भी अच्छा रहेगा, हल्का हल्का लिख भी रहे। तो अब देखो काम की बात करते हैं। स्कूल वालों ने भी बहुत अच्छे से बताया होगा आपको। थोड़ा सा किसी ने कहा सर कोडोमेन ऑलवेज इक्वल टू रेंज, मैंने देखा उसका कमेंट नहीं। अभी बात करते हैं रेंज। कोडोमेन ऐसा सेट हो सकता है जिसकी वैल्यू ऑल रियल मैक्सिमम हो सकती है, बट ये समझ जाओ कि रेंज में हो सकता है कोडोमेन में आर है और रेंज में केवल एक ही एलिमेंट हो। तो अभी मैं आपको और क्लियर कर देता हूं कि ये चीज है क्या, ठीक है। तो सबसे पहला अपने और मैथमेटिकल बात कर ले तो आपको और बेहतरीन समझ में आएगा। चलो दोबारा बातचीत कर लें। एफ डिफाइन फ्रॉम ए टू बी। अब थोड़ा सा क्या पिछली कहानी का कंक्लूजन कि एफ का ए डोमेन है, बी कोडोमेन है, और ये दोनों y इक्वल टू एफ एक्स से कनेक्टेड है, जिसमें y को मैंने बोला रेंज। अभी तक फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई है। अगर फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर करने की बात करें तो 3 बातों को अगर कोई रिलेशन फॉलो करेगा तब तो होगा वो फंक्शन, अदरवाइज नॉट। बात समझ में आई। पहली बात, सबसे पहली बात, जैसे मान लो कोई अपने एलिमेंट ए का चूज करते हैं, ऑब्वियस है। कोई एलिमेंट का मतलब जब हम कोई बोलते हैं तो सबके लिए होता है, क्योंकि अलग अलग पर्सन, राम, घनश्याम, रामू, श्यामू अलग अलग उठा सकता है, तो सबके लिए। पर बोलेंगे क्या, कोई एलिमेंट ए का चूज किया और ए रखने पर वैल्यू आपकी बी आ गई। तो अगर ये फंक्शन है तो ये समझने की जरूरत है कि ये जो है बी का एक सबसेट होना चाहिए। यानी सिंपल भाषा में अगर अपने बात करें, ये ए रखने पर जो वैल्यू मिली ये रेंज, और बी क्या है, कोडोमेन। तो एक सिंपल, जो बंदे का कंफ्यूजन था कि ये क्या है, तो मैं बता दूं, रेंज मस्ट बी ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। बात समझ में आई अब कुछ, कि रेंज जो आए बी वो कोडोमेन का सबसेट आए, या तो बराबर आ जाए या इक्वल आ जाए चलेगा, या इक्वल आ जाए या उससे कम भी चलेगा, उसके अंदर होना चाहिए। जैसे रेंज के अंदर वैल्यू आ रही है 1 2, तो कोडोमेन 1 2 3 अप टू 100 पूरे रियल नंबर भी चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली शर्त, जो रेंज आए वो कोडोमेन के अंदर आए, उसका एक सबसेट हो, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, ठीक है, कोई एक एलिमेंट दोबारा उठा लेते हैं रे। अब ये एलिमेंट उठाया और वैल्यू रखी, और वैल्यू रखने के बाद एक बी आया और पता लगा ए रखने पर सी आ गया। पर अगर फंक्शन है तो वो कहता है बी इक्वल टू सी होना चाहिए। यानी एक पॉइंट पर एक और केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है, एक पॉइंट पर एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं आ पाएगी। इसे बोलते हैं सिंपल भाषा में यूनिक सॉल्यूशन। अब एक हिंदी मीडियम वाला मुझे मिल गया, सर आप अंग्रेजी बहुत बोलते हो। मैं खुद हिंदी मीडियम साहब, मैं बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। मैंने कहा बेटा हिंदी इंग्लिश नहीं, उसका मतलब समझो। अब हिंदी करोगे तो बर्बादी के कगार पे भी जा सकते हो। कैसे? इसका आंसर है अद्भुत।
अनोखा, अद्वितीय। अब वो ये सोच रहा है कि पर्यायवाची चल रहा है कि हिंदी इंग्लिश चल रहा है कि चैप्टर चल रहा है कि मैथ्स चल रहा है। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझने की ज़्यादा कोशिश करें, ट्रांसलेशन की नहीं। हिंदी वाला तो दोबारा बात कर लेते हैं। कहता है ए रखा, वैल्यू आई बी, बी कोडोमेन के अंदर है। मतलब फिर बता दूं, ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है। वैल्यू आए तो इसके अंदर ही आए, कोडोमेन के अंदर। ऐसा ना हो कि वैल्यू आई पर यहां आई, ये यहां झक मार रहे हैं। झक मारना एक उर्दू वर्ड है। झक मारना मतलब झक होती है मछली, जाके नेट पे सर्च करना। तो मछली पकड़ना नहीं, ये मछली पकड़ रहा है, ये यहाँ मछली मार रहा है, और ये पता लगा इधर झक मार रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वैल्यू आए तो कोडोमेन के अंदर आए। दूसरा, जो वैल्यू आए वो यूनिक आए। फील आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? प्रॉब्लम समझ में आ रही है क्या? कुछ लोगों ने कहा सॉरी फॉर लेट, पर चिंता मत करो, मैं उनको फिर सिखा दूंगा। ठीक है, थोड़ा और प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है मैं शॉर्ट आउट करूंगा, धीरे धीरे बात करेंगे, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहे, पर तुम्हारे कमेंट से मुझे भावनाओं की फीलिंग आ रही है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा। जैसे मान लो दो इक्वेशन लिखता हूं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। चांसेस किसके हैं फंक्शन होने के? इसके या इसके? फर्स्ट वाले के या सेकंड वाले के? फर्स्ट वाले के। वो कैसे? कोई भी वैल्यू मैं नंबर 1 रखता हूँ, जहाँ पर ये डिफाइन है, तो y की a की वैल्यू 1 आ रही है। पर अगर मैं यहाँ 1 रखूँगा तो y की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ रही है। 1 रखा, y स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1, तो इसके चांसेस बहुत कम है। चांसेस क्यों बोला? डिफाइन करने पर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a पर वैल्यू आए तो कोडोमेन के अंदर आए, a पर वैल्यू आए तो यूनिक सॉल्यूशन दे। तीसरा, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, वो क्या कि जो भी f होता है वो फंक्शन है ग्राफ का, जिसकी मैं बात करने वाला हूँ। वो क्या है? एफ एक्स कोमा वाई, और x कोमा वाई की बात करें तो एक ग्राफ का पेयर बनेगा जिसमें पहला x कोऑर्डिनेट दूसरा y। वो सबसेट होना चाहिए किसका? a क्रॉस b का। अब a क्रॉस b सब जानते हो, फिर समझा देता हूँ। वो क्या है? 1, मान लो ABC में 1, A में है 1 2 3, B में है ABC, 1A 1B 1C, 2A 2B 2C, 3A 3B 3C। तो जो फंक्शन आपका इन 3 में से आएगा या इन 9 सेट में से आएगा, A क्रॉस B में से, वो माना जाएगा। जो रिलेशन इन 3 कंडीशंस को फॉलो कर जाए उसे बोलेंगे फंक्शन, अदरवाइज नॉट। फिर उसे सिंपल रिलेशन फॉलो किया जाएगा इक्वेशन की फॉर्म में। ठीक है, फील आ रहा है सबको? अब थोड़ा सा बातचीत और कर लेते हैं। अब एनसीईआरटी की बात करें। कोई ऐसा जिसको याद है एनसीईआरटी में? ये हिंदी में कौन है काका? ये कौन है भाई जो हिंदी में भी लिख रहा है? प्रणाम सर, धन्यवाद धन्यवाद। क्या लग रहा है? साउंड लग हो रहा है। ये क्या भोजपुरी में लिख दिया गया इसने? कैमरा फ्लक्चुएट कर रहा है, ये मैं देख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा झेलो यार, मुझे हल्का फुल्का, फर्स्ट डे है, जो भी कमेंट आएंगे मैं सोल्यूशन करूँगा। ये बीच बीच में कौन प्रकट हो जा रहा है? ये बीच में सैनिटाइजर कौन लगाया है? सैनिटाइज कर दिया ग्रुप को, ये क्या है? हैं? चलो काम की बात है। अब एनसीईआरटी तो याद है, सैनिटाइजर तो याद होगा सबको, कोरोना तो सबको याद है, पर एनसीईआरटी 11th की सब भूल गए होंगे। क्या लिखा था 11th में बताओ? कोई ऐसा थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? क्या आपको देखने का मन कर रहा है? मैं यही हूँ, मैं हूँ ओरिजिनल, मैं ही हूँ सब कुछ। फील करो अंदर से, फील करो, फील करो। आ गया ना? अब एनसीईआरटी का वो स्टेटमेंट याद करते हैं। थोड़ा इंग्लिश में लिखा है पर बहुत सही सही लिखा है, पर बहुतों ने पढ़ा ही नहीं। उस दिन तो उनका मन ही नहीं लगता था, गाजीपुर जाना चाहते थे सब लोग, है ना?
एनसीईआरटी कहती है कि फंक्शन इज ए टाइप ऑफ रिलेशन, फंक्शन इज ए टाइप ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी सच दैट, इसको नोट भी कर लेना सब लोग, फंक्शन इज ए टाइप ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी सच दैट every element of A must have a unique image in B, कि फंक्शन A से B में एक टाइप का रिलेशन है, इसका A से B के अंदर एक यूनिक इमेज आना चाहिए। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने कोशिश की, फील कर रहे हो, कुछ कुछ कर भी रहे हैं, बाकी लोग भी करने लगेंगे थोड़ा। वो बैक, उसने एक ने लिखा भी है, मैं देख रहा हूँ कमेंट में कि बैक बेंचर हूँ, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। बैक बेंचर को मैं फ्रंट रो पे लेके आऊँगा आईआईटी के अंदर, ये मेरा कमिटमेंट है उनका, ठीक है। तो ये हो गया, देखें कितने लोगों पकड़ में आया। तो अब अपने कुछ क्वेश्चंस पे बातचीत करते हैं, ठीक है। तो मैं पहला क्वेश्चन आपको लिखने जा रहा हूँ कि कौन ऐसा रिलेशन है जो फंक्शन है, कौन नहीं। तो मैं आपके लिए कुछ प्रॉब्लम पूछूंगा, कमेंट बॉक्स में आप आंसर्स लिख देंगे कि कौन, आप क्या करेंगे, कौन सा आंसर लिखेंगे जो है, यानी जो रिलेशन फंक्शन है केवल वही वाला मार्क 1 2 3 मैं नंबरिंग कर दूंगा, वो बताना है, ठीक है। तो थोड़ा देखते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा 11th का रिवीजन भी हो जाएगा और धीरे धीरे चीज़ें और बढ़िया होने वाली है, ठीक है। तो मैं और कोशिश करता हूं कि तुम्हारे लिए कुछ प्रॉब्लम्स लेके आऊं। ठीक, ए सेट की अगर अपने बात करें तो ए है 1 2 3। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन उठाते हैं ताकि हर बंदा इंटरेक्ट कर पाए, नया हो चाहे पुराना हो मेरा बंदा, ठीक है। दूसरा ए बी सी, ठीक। अब मैं कुछ सेट्स लिखूंगा, आपको पहचानना है कौन सेट रिलेशन है कौन नहीं। F1 मतलब 1, तो मतलब आपको 1 लिख देना, अगर होगा तो 1 लिख देना, नहीं तो नहीं। मतलब मैं पहले लिख देता हूँ फिर आपको आंसर लिखना है, ठीक है। 1A 2A 3A। दूसरा आएगा 1A 1B 1C। बहुत सिंपल, एकदम एलिमेंट्री बात करेंगे, पहला दिन है, सबको ये ना लगे कि बहुत टफ पढ़ रहे हैं। F3 टफ रहता ही नहीं, वैसे ही पहले कह चुका हूँ। 1A 2B 3D, कुछ इस तरीके का आंसर भी आने शुरू हो गए। बाकी लोग भी सोचें कौन फंक्शन होगा, बताना है, और क्यों नहीं है वो मन में सोचना है सबको, ठीक है। क्या होगा, 1A 2C 3B 4D, ये आ गया। पांचवा सेट देखते हैं अपने, 5th नंबर, वो क्या है, A1 B3 C2, कुछ इस तरीके का। F6 में अगर देखें वो है 1A 2B। जिसको जो जो लग रहा है वो अपना कमेंट बॉक्स में लिखें, सिंपल। कौन फंक्शन है बस यही बताना है, वरना इतने लोगों में कंफ्यूजन हो जाएगा कि किसका आंसर सही है ना। कौन फंक्शन है बस, नहीं वाला तो बचा हुआ अपने आप ही हो जाएगा। देखें कुछ लोगों ने लिखा है, आंसर आ रहे हैं, सबके आने चाहिए। कुछ लोग तो मिस्टर टेक्निकल, कुछ लोग ऐसा ऐसा नाम लिखे हैं, कहीं इसमें टिकटॉक ना आ जाए बीच में। टिकटॉक कौन है, बहुत सही बहुत सही। एक वर्ल्ड बैंक भी बीच में आ गया है, WHO ना आ जाए बीच में। ओहो वाह वाह, क्या बात है। अब चलो, क्लियर आ रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, यस।
टेक्निकल शर्मा गए क्या? रॉकी बॉय, रॉक रॉक डांस मत करके भेज देना यार, वीडियो मत अपलोड कर देना। गुड गुड। नाम अपना ओरिजिनल लिखे, ओरिजिनलिटी छुपाए मत, हैं? चलो देखते हैं, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला फर्स्ट वाला देखते हैं, ए वाला, ए बी और F1, 1A 2A 3A, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक पॉइंट पर ए की वैल्यू आई, दूसरे पर भी एक आई, तीसरे पर भी एक ही आई, तो एक पॉइंट पर एक वैल्यू आई, कोडोमेन के अंदर आई, तो ये फंक्शन है। सब पर सेम आने का मतलब इससे कोई टेंशन की बात नहीं है। इसीलिए नहीं है टेंशन क्योंकि सीधी सी बात है कि एक पॉइंट पर एक वैल्यू आने का मतलब कांस्टेंट टाइप का बिहेवियर, तो कांस्टेंट भी फंक्शन है, नो प्रॉब्लम। दूसरा बेकार है रे, कैसे? एक पर ए आया, एक पर ही बी आ गया, एक पर सी आ गया, कितनी सारी कमियां हो गई। 2 और 3 का तो कोई अता पता ही नहीं, वैल्यू भी नहीं दिखा रहा है। दूसरा, एक पॉइंट पर यूनिक सॉल्यूशन नहीं, एक पॉइंट पर 3 वैल्यू, बर्बादी के कगार पे, क्यों? थर्ड देखते हैं, 1A 2B 3D, 1A 2B 3D, 1A 2B 3D, ये क्या है? 3 पर वैल्यू कोडोमेन से बाहर, एक कमी ढूंढनी है। देखो इन चीज़ों में अच्छाई कम ढूंढनी है, बुराई ज़्यादा। मेरे में कुछ अच्छाई ढूंढ सकते हो, कोशिश करो, ठीक है। फोर्थ वाला देखते हैं, ठीक। फोर्थ वाले में देखो बच्चे, 1A 2C 3B, ये तो ठीक है, पर ये वैल्यू A क्रॉस B में अवेलेबल नहीं है, इसलिए बेकार हो गया ये भी। इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने 5th वाला कमेंट भी किया है, मैं देख रहा हूँ, मैं लैपटॉप पे सामने नज़र मार रहा था कि आपने आंसर्स क्या आ रहे हैं, मेरे को पता है आंसर सबके अवेलेबल मेरे को दिख रहे हैं। 5th वाला फंक्शन है बट B से A में, कईयों ने देखो ध्यान दे दिया, ध्यान नहीं दे रहे हैं। A से B में पहला पॉइंट X का होना चाहिए, दूसरा ये Y के अंदर आने चाहिए। यहाँ देखो B के एलिमेंट फर्स्ट है, जब हमने कंडीशन लिखी थी तो जो भी F होना चाहिए वो A क्रॉस B का सबसेट होना चाहिए। अब A क्रॉस B में इनमें से कोई पेयर नहीं दिखाई देगा, उसमें दिखाई देगा 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C, कुछ इस तरीके का, समझ में आ रहा है। 6th वाला देखो, अब बहुत सारों को देख रहा हूँ 6 वाला है या नहीं है, तो आपको बता दें ये भी नहीं है। अब ये किसने गलत बता दिया? बहुत सारे 6 को भी सही बता रहे हैं कि एक पॉइंट पर एक ही आया, दूसरे पर भी एक ही आया, कोडोमेन के अंदर आया, पर भाई ये क्या गाजीपुर चला गया? अगर ये गाजीपुर चला गया तो फिर आना तो पड़ेगा फंक्शन बताने के लिए, क्योंकि स्कूल की NCERT की लाइन में लिखा हुआ है फंक्शन इज ए टाइप ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B सच दैट, वर्ड लिखा है एवरी एलिमेंट, कि कोड डोमेन लिखा है तो उसके हर एलिमेंट पर कोई ना कोई वैल्यू आए। ऐसा ना हो कि इनमें से कोई वैल्यू नहीं आई तो ये सिंपल रिलेशन माना जाएगा, फंक्शन नहीं। कुछ समझ में आया? ये हो गया। तो इसका मतलब अगर देखा जाए कौन फंक्शन है तो ओनली वन। बाकी में छोटी छोटी मिस्टेक थी, उसको आपको नोट डाउन करना चाहिए, धीरे धीरे सीखना चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा और सीखते हैं और बात करते हैं। कुछ कुछ बढ़िया लिखें, फिर से बताइए। चलो फिर बता देता हूँ, 1 मिनट लगेगी। देखो पहला फंक्शन 1 पर A 2 पर A 3 पर A, तो 1 पर A, अरे भाई इतना बड़ा लेख मत टाइप करो यार, पढ़ाई करो, मैं तुम्हें सेलेक्ट करा दूंगा हर एग्ज़ाम में, चिंता मत करो, ठीक है। बहुत बड़ा कमेंट लिख दिया भाई। 1A 2A 3A सब मैं एक बार रिपीट कर लूँ, अभी और एग्जाम्पल लेंगे बहुत सारे। तो 1 पर भी ये आ रहा है, 2 पर भी ये आ रहा है, 3 पर भी ये आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? तो इन सब को देखा जाए तो एक ही पॉइंट आया, पर कोई दिक्कत नहीं, कोडोमेन के अंदर है, एक ही वैल्यू दे रहा है, ठीक है। अब दूसरे में देखो 1 पर तीनों वैल्यू आ गई, एक कमी, यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तीसरा देखो ये 3 पर वैल्यू कोडोमेन से बाहर है, फिर कमी हो गई।
यहाँ पर 4, D A क्रॉस B में नहीं है, फिर कमी हो गई। यहाँ A1 B3 CY, ये YX का सेट है, होना चाहिए X और Y का। यहाँ पर देखो 3 पर कोई वैल्यू नहीं दे रहा, तो मैं आपको कुछ बेसिक एग्जांपल और लेता हूँ। देखो देखिए कुछ कुछ फील आ रहा है कि नहीं आपको, ठीक है। देखो मैं कुछ NCERT का एग्जाम्पल नंबर 2 लेता हूँ, जिस पर अपने फिर बातचीत करते हैं। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 x लेस देन इक्वल टू 3 और x प्लस 10 x ग्रेटर देन 3। मैं 3 फंक्शन लिखूंगा, 1 2 gx लिख देता हूँ, नया नाम दे देता हूँ। आपको कोशिश करनी है बताना है कौन है रिलेशन कौन नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स लेस देन इक्वल टू 2 एक्स प्लस ये अपने ले लेते हैं कितना 4 ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 2, ठीक है। थर्ड वाला ले लेते हैं, एच एक्स नाम दे देते हैं इसका, एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक। तीनों में बताना है कौन रिलेशन है और कौन फंक्शन, यानी सिर्फ आपको ये बताना है कौन कौन फंक्शन है, ठीक। ये बीच में कोरोना की जय कौन बोल रहा है भाई, छुट्टी का मजा ले रहा लग रहा है। ये कोरोना की जय बाद में करना, आंसर बताओ कौन, बस इतना बताओ 1 2 3 में कौन फंक्शन होगा कौन नहीं। टाइम मिल रहा है, कोशिश करो, लगे रहो। सबको आता है, डेफिनेशन एकदम क्लियर है सबको। मुझे लगता है कि मज़ा आएगा और सबका अच्छा आंसर भी आएगा। ट्राई करो, गलत होने दो। वो होता है ना कि आदमी गलती करके ही सीखता है। हर एक आदमी फर्स्ट डे से ही कोई महान नहीं बोला जाता, ऐसा कोई है तो वो भगवान ही है, ठीक है ना। तो गलती करके ही सीखते हैं, हम भी वही सीखे थे। हम भी IITs क्वालिफाई किए हैं तो गलती करते करते सीखे और इम्प्रूव कर गए, ठीक है। तो ट्राई हर बंदा करे, कोई कमज़ोर और होशियार नहीं होता। मेरी तरह देखो मैं बहुत कमज़ोर था, बट लगते करते करते बढ़िया करने लगा। ये देखो पहले वाले की बातचीत करें, एक एक करके एक्सप्लेन करूं। देखिए फर्स्ट वाले की बात करते हैं। आंसर तो बहुत तेजी से आ रहा है, कुछ तो बहुत तेजी से चिल्ला रहा है। 3 3 3 3, एक तो बिल्कुल ही नहीं होगा। क्या बात है, अरे भाई जो पूछा है वो बताओ ना, कौन होगा। नहीं होगा इससे क्या मतलब है, कह रहे कौन यहाँ पर नहीं है, राम लाल, इससे क्या मतलब है? देखो भैया बातचीत करते हैं। पहले वाला 3 से कम कोई भी पॉइंट अपना यहाँ रखेंगे, एक ही बार रखेंगे और एक एक वैल्यू आएगी। और 3 से ज़्यादा यहाँ रखेंगे, मतलब यहाँ 3 से ज़्यादा 4 5 6 कोई भी, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर आप देखो तो 3 तो दोनों में रखा जा सकता है, इक्वल टू दोनों में लगा है, तो 3 यहाँ रखें। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4, आंसर क्या हो गया 13। यहाँ 3 रख देते हैं, क्या वैल्यू आएगी, क्योंकि इक्वल टू यहाँ भी लगा है। 3 + 10 कितना आ गया, ये क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है सर? ये वाला 3 पर वैल्यू चेक करते हैं, 3 और 10 मिलके कितना 13, ये भी आ गया। अब आप देखो क्या हुआ, फील आ रहा है सबको? वहाँ से इंटरनेट स्लो हो गया, उसको चलाने से इंटरनेट स्लो हो गया। अच्छा, मेरा हैंग कैसे कर गया? नहीं चल रहा है। अच्छा ठीक है। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है,
कि दोनों पॉइंट पर, इस पर 3 पर रखा तो यहाँ रखा 3 रखा तो ये भी 13 दे रहा है, 3 रखा तो 9 और 4 13। तो देखो 3.3 पर वैल्यू आने का चांस था कितना, 2, पर दोनों वैल्यू सेम है तो ये तो फंक्शन हुआ ना, हुआ ना। दूसरा 2 यहाँ रख के देखते हैं, 2 यहाँ रख के देखेंगे तो यह देखो 4 और 4 कितना 8, 4 और 4 कितना 8। क्या यहाँ 2 रखूं कि ना रखूं, बोलो, मैं यहाँ रखूं कि ना रखूं, नहीं रखना है क्योंकि यहाँ इक्वल टू साइन नहीं लगा है। इसका मतलब 2 पर केवल एक ही वैल्यू आएगी, 2 से कम भी एक एक वैल्यू देगा, 2 से ज़्यादा, तो इस बार भी ये फंक्शन है। फील आ रहा है सबको? अगर मैं यहाँ इक्वल टू लगा देता तब मामला गड़बड़ हो जाता। क्यों? क्योंकि 2 रखने पर ये 6 देता, 2 रखने पर ये कितना देता 8। दो एक पॉइंट पर कितनी वैल्यू आ गई 2, और यहाँ इक्वल टू नहीं लगा है, इसलिए ये फंक्शन है। थर्ड वाला देखो 1 पे दोनों पे इक्वल लगा है, पर अच्छी बात क्या है 1 पर 1 आ रहा है, ये भी 1 पर 1 आ रहा है, इस बार ये भी फंक्शन है। यानी तीनों के तीनों किस कैटेगरी के अंदर काउंट किए जाएंगे, फंक्शन। सारे के सारे रिलेशन फंक्शन में काउंट किए जाएंगे। और एग्जांपल लेते हैं और बेसिक देखते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं थोड़ा सा आगे, कुछ ग्राफ बना लेते हैं, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। कुछ ग्राफ, ओ इस बार गलती नहीं होगी, स्टूडियो से बोल रहा है। कौन सा स्टूडियो भाई? SR स्टूडियो, एडवर्टीजमेंट कर रहा है ना। ये क्या लिखा है, होगी वीडियो अपलोड, सर बोल चुके हैं। हाँ तो ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, रिवीजन कर सकते हो, बहुत फैसिलिटीज़ है। अभी मैं आपको और फीचर्स बताता हूँ। कल परसों के बाद से 1 से 2 लेक्चर के बाद कोशिश करेंगे हम लोग आने वाले हैं इंटरेक्टिव बोर्ड पे, ठीक है, जिसमें हम थोड़ा सा विजुअलाइजेशन और बेहतरीन होगा, उसकी क्वालिटी और अच्छी होगी। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रख के काम करें और थोड़ा सा डे वेट करें। लॉकडाउन के चक्कर में फैसिलिटी थोड़ी अवेलेबल होनी मुश्किल हो रही है, तो लेट हो जा रहा है अपने इक्विपमेंट वगैरह आने में, ठीक है। तो आप चिंता ना करें, और बढ़िया ही होने वाला है, ये मैंने आपको कमिटमेंट किया, आप जानती हो। फर्स्ट एक सर्किल बना लेते हैं, फिगर बनाते हैं। ये सर्कल बना लें, चलो ये बना लें, चलो ये बना लें, चलो ये बना लें, पैराबोला। कुछ कह रहे हैं कुछ और बनाओ, एलिप्स बना लो। कुछ लोग कह रहे हैं ये बनाओ, कुछ लोग कह रहे हैं अरे सर हवाई जहाज बना दो। कुछ लोग कह रहे हैं नाग सर को बना दो। तो मैंने अगर नाग सर बनाएंगे उस पर नाग सर को थोड़ा फिसला भी देते हैं। कर ब्रजेश सर कहाँ गए? चलो ब्रजेश सर को भी थोड़ा लटका देते हैं। ये क्या, ब्रजेश सर की पहचान, ये नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगा। ये देखो यहाँ थोड़ा ये ब्रजेश सर को ये खींच के ले जा सकता है, नाग सर हो सकता है योगा करते करते यहाँ फिसले ना, है कि नहीं? ठीक है। कुछ लोगों ने लिखा ये पहले पढ़ा हुआ है तो केवल इंट्रोडक्टरी है, 12th क्लास के फंक्शन का अगली क्लास से ग्राफ शुरू करेंगे ना, चिंता मत करो, ठीक है। तो थोड़ा सा रिवीजन करना जरूरी है, चैप्टर का नाम नहीं बताएं तो क्या मतलब है, ठीक है। स्टार्ट करो। अब कैसे पता लगे कि फंक्शन थे कि नहीं नाग सर और ब्रजेश सर या बाकी लोग? तो इसके लिए जानना पड़ेगा हमें वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट, अब ये क्या है? वर्टिकल लाइन टेस्ट, एक लाइन वर्टिकल ड्रॉ करेंगे। अब ये लाइन, कोई भी लाइन, एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस,
intersect the graph any line parallel to y axis, intersect the graph one and only one point, तब तो वो क्या है फंक्शन, अदरवाइज नॉट। अब ये क्या हुआ, वर्टिकल लाइन से क्या मतलब है, इस एक्स पर जब वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो एक वाई ऊपर आया और एक नीचे, तो यानी एक एक्स पर कितनी वैल्यू है 2, तो ये फंक्शन नहीं है कंप्लीट सर्कल। ठीक है, ये वाला है, ये वाला नहीं है, ये वाला है, ये वाला नहीं है, बहुत सिंपल, वेरी इजी। फिर वर्टिकल लाइन, एक एक्स पर कितनी वैल्यू 2, नहीं, ये तो बहुत वैल्यू दे रहा है, नहीं, नहीं और नहीं, नहीं, तो ये सब फंक्शन नहीं है। तो एक बेसिक चीज़ हो गई। देखो मैं आपको बता दूं, हमें कोर्स की कंप्लीट करने की चिंता नहीं, मैं आपको सारे बताऊंगा। ठीक है, ओहो आपस में मोटू और पतला मत बोले, सारे पतले और सारे मोटे हैं, ध्यान दो। ठीक है, गुड, लोगों के अच्छे आंसर्स भी आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा और कोशिश करेंगे। मैं आपको देख तो नहीं रहा बट फील तो कर रहा हूँ, सामने देख रहा हूँ, इमेजिनेशन तो चल ही सकती है, वो मैं आपको ग्राफ में करना सिखाऊंगा। जैसे इसका नेक्स्ट लेक्चर अपने ग्राफ से ही शुरू करेंगे, आप भी जानते हो ग्राफ बनाना मेन मोटो है। ग्राफ जिसको आ गया वो कैलकुलस को फोड़ डालेगा, चिंता मत करो, और ये जानना जरूरी है। और पूछूं, और देखते हैं, ये चीज़ है। फिर देखते हैं, दो इक्वेशन लिखता हूँ, देखें कितने लोग पकड़ पाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y इक्वल टू 0। दूसरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। बताना है कौन इक्वेशन या कौन रिलेशन है और कौन फंक्शन है, बस दोनों में एक बताना है। 1 या 2 में से कौन फंक्शन है, बस एक बताओ, या तो दोनों या कोई एक, कौन सा 1 2 बोलना है। एक ने लिखा ग्राफ पढ़ा हुआ है, तो बेटा अभी तक पढ़ाया नहीं है, पढ़ोगे कैसे, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है, अभी देखते ही जाओ। ये तो मैं ऐसे ही नाम बता रहा हूँ। बहुत सारे आंसर आ चुके हैं, चलो अब देखते हैं क्या रहता है। आपको सबको पता है ये इक्वेशन ऑफ सर्कल को प्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं दोनों तरफ 8 ऐड कर लूँ तो ध्यान से देखो ये क्या आ रहा है, x माइनस 2 की होल स्क्वायर वाई माइनस 2 की होल स्क्वायर इक्वल टू 8। ये आपको क्या बताना है, ये क्या है, कंप्लीट सर्कल। कंप्लीट सर्कल अगर आप देखो तो कंप्लीट सर्कल है, और कंप्लीट सर्कल होने का मतलब 0 0 से पास कर रहा है। सेंटर 2,2, वर्टिकल लाइन टेस्ट कितने पॉइंट पर कट किया, 2, फंक्शन नहीं है। क्या कर रहे हो पहलवानों, सेकंड वाला देखते हैं, x माइनस 2 का स्क्वायर y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कुछ लोगों ने दोनों लिख दिया लगता है, 2 भी नहीं, क्या लिखा है देखता हूँ, 2 ओनली, 2 ओनली। कुछ लोगों ने सही लिखा, कुछ लोगों ने 1 लिख दिया है। ओहो गड़बड़ा गया लग रहा है लड़कों, ध्यान दो पहलवानों। कहाँ गाजीपुर जाके नींद ले रहे हो सब लोग, हैं क्या कर रहे हो, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्या है, सर्कल तो है पर पॉइंट सर्कल है जिसका सेंटर 2,2, रेडियस कितना 0, तो ये केवल पॉइंट को प्रेजेंट करेगा। एक ही x है और एक ही y, हुआ कि नहीं, गड़बड़ हो गया ना। चलो फिर बात करते हैं। तो इस बार देखा जाए तो ये फंक्शन नहीं है, ये पॉइंट सर्कल की वजह से फंक्शन था। बात समझ में आई सबको, ये हुआ। एक ने लिखा सर कुछ मज़ेदार पूछिए, घातक पूछिए, घातक। तो चलो सनी देओल की तरह थोड़ा बढ़िया पूछ लेते हैं। घातक कुछ नहीं होता मैथ्स में, सबसे इजी मैथ्स है। हमने गलती कर दी, मैथ्स चूज कर लिया, बहुत आसान सब्जेक्ट ले लिया है, अब आपको पढ़ना पड़ेगा।
चलो क्वेश्चन बेसिक सा लिखते हैं, ये सब है, हल्का फुल्का नोट्स भी बना लेंगे, चीज़ें धीरे धीरे आपको नोट्स की फॉर्म में मिलेगी। इंटरेक्टिव बोर्ड पे जब पढ़ाऊँगा थोड़ा सा और बेहतरीन होगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के गेम खेलें, सारी चीज़ें और अच्छे से करें। काफ़ी लोग मैं देख रहा हूँ एंटरटेन कर रहे हैं, बाकी लोग भी करें, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे जैसे लगेगा, क्लास की ड्यूरेशन भी अपने बढ़ाते जाएंगे, 1.5 घंटे से 2 घंटा, 2 से 2.5, 2.5 से 3। आप बोलोगे तो रात भर पढ़ा दूंगा यार, ठीक है, आप में दम होना चाहिए धीरे धीरे, क्योंकि अभी वेट करते हैं आराम से। पहले आपका आदत बनाएं, पहले आप रेगुलरिटी बनाओ, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, साथ साथ नोट भी करते जाएंगे, बोलता जाता हूँ। एफ डिफाइन ए फंक्शन by y is equal to fx such that area of triangle, और ट्राइंगल क्या है, एक काम करते हैं, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, थोड़ा आसान से लिखिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग टू ऑफ इट्स वर्टेक्स क्या है, 0 0 एंड x, fx इज √3/4। सिंपल भाषा में बोल देता हूँ कि f एक फंक्शन है, इस तरीके से एक कहानी में लिख दिया कि एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया है वो दो जो वर्टेक्स है वो 0 0 x, fx इज √3/4। देन फाइंड फंक्शन fx। पहला ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन दे देता हूँ, तुक्का मारना है, √1 - x² माइनस √1 - x², तीसरा +-√1 - x², फोर्थ ऑल ऑफ दीज। ट्राई अगेन, कोशिश करो, देखिए क्या किया, एफर्ट लगाओ, कहानी पढ़ो, सोचो। हिंट देता हूँ, वैसे हिंट देने की ज़रूरत नहीं, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया सबको आता है, क्या एरिया होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, √3/4a²। अब ट्राई करो, बहुत इजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबको सोचना चाहिए, सबके लायक है। अगर मैं ये बता दूं कि IIT में आया हुआ है, अब आधों से बनना बंद हो जाएगा, घर IIT का है, अब मेरे हाथ पांव गए काम से, मुझे कपी छूट रही है, सदमा लगने वाला है। IIT होने से क्या है, इक्विलेटरल तो 8th क्लास में भी पढ़ते हो, एरिया सबको आता है इक्विलेटरल का। चलो देखें कितने लोगों ने सही किया। एरिया की बातचीत करें तो एक वर्टेक्स 0 0, एक a साइड लेंथ और एक x, fx, क्या होगा एरिया, पहले साइड लेंथ ढूंढ लेते हैं, √3/4a² इज इक्वल टू दिया कितना है, √3/4। √3/4 की अगर अपने बात करें तो a² इज इक्वल टू कितना, 1। अब a² की वैल्यू अगर 1 है तो a क्या है, दोनों वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस, यानी इसकी साइड लेंथ, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। सबको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला, √x - 0 का स्क्वायर, fx - 0 का स्क्वायर। तो मुझे कन्फर्म है कि आपको ये तो आता ही है, ये सबने लिख दिया होगा पहलवानों। अब क्या होगा, यहाँ से देखते हैं रे, fx का वैल्यू, fx का स्क्वायर क्या आया, 1 - x², सही। यहाँ से अगर मैं आंसर यहाँ लिखता हूँ, fx का स्क्वायर अगर 1 - x² आ रहा है तो fx की वैल्यू क्या आई, +- √1 - x², रूट लेंगे तो प्लस और माइनस,
कौन सा आंसर सही है? थर्ड। किया आपने? सबने कर लिया होगा। गलत है रे। कर है सही किए तो गलत कैसे हो गया? ध्यान से देखो मित्रों, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका रूट लेंगे प्लस माइनस, ये कंप्लीट सर्कल को प्रेजेंट करता है। अभी बताया था, अभी याददाश्त चली गई। गजनी हो गया है रे बबुआ, गजनी हो गया तू। अभी बताया था 2 मिनट पहले, ये हो गया गजनी हो गया है। गजनी कैसे हुआ रे? पूरा सर्कल है, देखो पूरा सर्कल है। पूरा सर्कल क्या प्रेजेंट करता है? फंक्शन की नहीं, नहीं, क्योंकि एक वाई वर्टिकल लाइन खींचने पर कितनी वैल्यू दे रहा है? तो अब आंसर वा क्या होगा रे? एफ एक्स बराबर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर या माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या है ये ध्यान से देखो, आधा सर्कल, ऊपर का आधा, या मैं यहां लिख दूं नीचे का आधा। नीचे का आधा माइनस वाला, ऊपर का आधा प्लस वाला। समझ में आ रहा है सबको? नीचे का आधा माइनस वाला, सही है। आधा सर्कल है एक, ये भी है। इसका मतलब आंसर ये नहीं, ये है। बर्बाद हो गवा रे, बर्बाद हो गवा नहीं। आईटी वाले ऐसे ही गलतियां करवाते हैं, ये सबको ध्यान देने की ज़रूरत है। ध्यान नहीं दोगे तो करके गलत हो जाता है, और वहाँ माइनस में सब छाए रहते हैं। सुबह से शाम तक पेपर देता है और शाम को माइनस में आ जाता है, तो इसलिए गलती अलाउ नहीं है। पर टेंशन नहीं लेने का। कठिन था क्या? सावधान रहने का, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं थोड़ी सी, और पूछूं क्या? चलो एक और पूछ लेता हूँ। तो कुछ कुछ फेल आ रहा है, नहीं आएगा तो एक व्हाट्सअप नंबर ग्रुप में दिया गया है, उसमें अपनी प्रॉब्लम या कोई सॉल्यूशन है, उसमें क्या करेंगे आप कमेंट व्हाट्सअप करके ग्रुप में लिख के भेज देंगे। तो क्या होगा, उससे आपकी कोई प्रॉब्लम भी आई है वो मैं आपको नेक्स्ट डे शॉर्ट आउट कर दिया करूँगा, जिससे क्या हो धीरे धीरे आप कनेक्ट होते जाएंगे। तो थोड़ा सा गेम लगता है, सारा गेम तो ऐसे ही चल रहा है। चलो फिर बात करते हैं। फिर देखो एक क्वेश्चन लिखते हैं। एक सेट अपनों ने लिख लिया ए बिलोंग्स टू -1 से 1 इज इक्वल टू बी, और सी एक सेट है जो सी का मतलब क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सी का मतलब क्वेश्चन है। अब मैं कुछ सेट लिखना चाहूँगा, और एक सेट मैं F1 लिखता हूँ S0। वो क्या है, x, y एलिमेंट A क्रॉस B वेयर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। दूसरा लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं इसका नाम, x, y एलिमेंट A क्रॉस C एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। वेरी इजी, समझ में आ रहा है सबको? अब कौन स्टेटमेंट ट्रू है? विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ठीक है, मैं लिख देता हूँ तुक्का मारने के लिए 4 ऑप्शन, थोड़ा आपको अच्छा लगता है तुक्का मारना। क्या? एस डिफाइन ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। फिर एस नॉट डिफाइन ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, यहाँ लिख देता हूँ ए टू
सी। फिर एस डिफाइन ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, सी। एस नॉट डिफाइन ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, कुछ इस तरीके का। तुक्का मारना है कौन सा ऑप्शन है, सोचो सोचो। मैं दोबारा बोल दूं, a -1 से 1 और यही b दिया हुआ है, c x ग्रेटर देन 0। f1 यानी f1 f2 s0 और s से डिनोट किए हैं, जो फंक्शन के नाम है, सेट की फॉर्म में, s फॉर सेट, x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस b, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 1, ठीक है। और यहाँ पर a क्रॉस c, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 1। तो बताना है s a से b में फंक्शन है कि s0 है कि s है। सोचो, थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए। देखो, आपको पता है बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार कर चुके हो, फिर सोचो। देखिए क्या किया आपने, सोच लिया सबने। देखिए कुछ लोगों के मैं देख रहा हूँ आंसर भी आने लग गए। तो आंसर कैसे आ रहे हैं, देखो सबसे पहला S0 क्या प्रेजेंट कर रहा है, a क्रॉस b का सेट है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 1। ये देखते ही मन में आंखें खुल गई। और a और b जो है वो दोनों -1 से 1 है। तो आपको नहीं लगता कि S0 जो है वो कंप्लीट सर्कल है और ये फंक्शन ही नहीं है। तो जिस पर S0 लिखा है वो किसी भी हालत में, पहली बात तो S0 a से b में डिफाइन किया गया है, तो ये तो वैसे ही मिस्टेक हो गया। दूसरा, S0 की बात करें तो a से b में तो सही लिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि a क्रॉस b का सेट होना चाहिए, बट a क्रॉस b के होने के साथ ये कंप्लीट सर्कल भी बन जा रहा है पिछले क्वेश्चन से। देखो फिर दोबारा वही आ गया, तो ये भी बेकार है। चलो देखते हैं s का क्या हुआ, x, y a क्रॉस c। अब देखने की ज़रूरत है कि a तो -1 से 1 है, पर c केवल कोडोमेन जो है वो पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो समझ जाओ क्या हुआ। अगर ये पॉजिटिव है तो केवल पॉजिटिव वैल्यू ही रख आएगी, क्योंकि जब भी वैल्यू आएगी यहाँ से तो y की वैल्यू सिर्फ कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो ये कंप्लीट सर्कल है कि आधा सर्कल है, आधा सर्कल। अब ये a क्रॉस c का मतलब a से c में डिफाइन है, तो a से b वाला ऑप्शन हो गया गलत। रिजेक्शन टेक्निक बोलते हैं इसे, कि जो गलत है उसे पहले ढूंढ के हटाओ, अपने आप ही सही बच जाता है। बहुत बार, कई बार क्वेश्चन कम आता है पर बंदा 2 ऑप्शन हटा के तीसरे ऑप्शन पे अपने आप पहुंच जाता है। फिर अगर थोड़ा कम आए तो पॉसिबिलिटी हो तो अक्कड़ बक्कड़ भी चलती है। पर ये देखो रिजेक्ट करते करते अपने आप ही सही बच रहा है कि एस डिफाइन ए फंक्शन फ्रॉम ए टू सी। क्यों? क्योंकि ये हाफ सर्कल है, ऊपर का हिस्सा है जो कि फंक्शन को प्रेजेंट कर रहा है। तो ये चीज़ है, तो आप देख सकते हो ये आंसर सही हो गया। तो काफ़ी लोगों को देख रहा हूँ सोच भी पा रहे हैं और बहुत कम लोग सोच नहीं भी पा रहे। तो देख रहे हो एक फंक्शन की डेफिनेशन, कई लोगों को लगा कि अरे क्या रिपीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये समझ जाए 12th कंप्लीट कैलकुलस ही पढ़ना है। 12th के कोर्स में इसके अलावा क्या है, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर 3D, प्रोबेबिलिटी, वो पढ़ ही लेंगे बीच बीच में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको मेन फोकस कैलकुलस में करना है। मेरी गारंटी है कि मैं आपको एक एक चीज़ पूरी तरह सिखा दूंगा, चाहे वो जेई मेंस हो। जेई मेंस और बोर्ड के क्वेश्चन तो मेरे कॉपी से आते हैं, एडवांस तक के क्वेश्चन मेरे हर साल रिपीट हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि बस आपको धीरे धीरे फॉलो करना है। जैसे मान लो किसी को ये क्वेश्चन नहीं भी समझ में आया, कोई बात नहीं, फिर रिपीट करेंगे। देखो सब एक दिमाग के होते तो आज ये कॉम्पिटिशन की ज़रूरत ही ना पड़ती। सब एक दिमाग के होते तो कोई एग्ज़ाम भी नहीं होता, सब वही होता, ना कोई पेपर देना है ना कुछ होता। कई कह रहे हैं अरे मज़ा आ गया, ऐसा ही होता तो अच्छा रहता, पर ऐसा होता नहीं है। तो थोड़ा बहुत किसी को कम आया होगा, किसी को ज़्यादा, किसी को पूरा भी आया होगा, तो मैं कोशिश करूँगा कंप्लीट एक्सप्लेन करने की, ठीक है। आने वाले टाइम में अभी एक तो इसी वीक में आपको अच्छा इंप्रूवमेंट मैं हर चीज़ में करके दिखाऊँगा। तब तक आपको क्या करना है, बेसिक्स को जानना है। अब अगली क्लास से अपने प्योर ग्राफ पढ़ने शुरू करेंगे। कुछ लोगों को लगा कि बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए, तो मैं फिर बता दूं कि बुक्स कोई भी एक ले लो, सिंगेज, अरिहंत, कोई भी एक ले लो जो आपको अच्छा लगे, कोई इशू नहीं है बुक्स का बहुत ज़्यादा। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है बुक्स में क्या लिखा है, ये कब पढ़ना होता है, जब कोई चीज़ समझ में कम आए या मैं बोलूँ कि ये पढ़ के आओ, ठीक है ना। बुक्स की कम आवश्यकता इन चीज़ों में। मेन है जो हम बता रहे हैं वो प्योर कॉम्पिटिशन और बोर्ड के अकॉर्डिंग लेटेस्ट पैटर्न पे जो हो रहा है वो बताएंगे।
हर चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम बैंक, डीपीबीज वो मैं आपको खुद ही देता जाऊंगा, तो बहुत चिंता की बात नहीं है, ठीक है। और लॉकडाउन खुलने के बाद और फैसिलिटी बढ़ जाएगी आपके लिए, वो तो आप जानते ही हो। तो ये चीज़ है। अब आगे पूरी कैलकुलस में आप समझ जाओ कि ग्राफ का भारी यूज है, जिसको मैं आपको अगली क्लास से काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूँगा, हर एक ग्राफ से रिलेटेड। तब तक आज आपको क्या करना है, आप सोच रहे हैं आज हमारे लिए क्या होमवर्क है, तो होमवर्क तो बहुत ज़्यादा है नहीं, इंट्रोडक्टरी क्लास था, बहुत दिन पहले मैंने 11th का ही रिवीजन कर दिया, वो पोर्शन जो पुराना था, बट ज़रूरी है क्योंकि 12th का जो फंक्शन है, 12th के जो फंक्शन है वो रिलेटेड है 11th के बहुत सारे पोर्शन से, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, कुछ ऐसे फंक्शन जिनको आपको बनाना है घर पे जाके कॉपी में, क्योंकि अगली क्लास की जो स्टार्टिंग होगी वहाँ पे अपने ग्राफ के बनाने के ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर है, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, उसको अपने स्टडी करेंगे। कोई कह रहा है मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं तो बुक्स पढ़ूंगा, तो आपको बता दें बाज़ार में ज़्यादा नहीं, एक ग्राफ की प्रैक्टिस के लिए 350 पेज की ज़्यादा नहीं एक बुक आती है। या तो आप मेरी क्लास अटेंड कर लो या बाज़ार से वो बुक खरीद के 350 पेज पढ़ लो। मैं लिख के दे सकता हूँ ऑन पेपर कि वो 350 पेज पढ़ने के बाद आपको ग्राफ में कुछ नहीं आएगा, पर मेरे 10-12 लेक्चर अटेंड करने के बाद आप ग्राफ में कहीं पे भी सोच पाएंगे, ठीक है। तो देखो, तो अब जैसे नेक्स्ट चैप्टर अपना आता है जैसे ग्राफ ना, तो ग्राफ में अपने आगे सीखेंगे बेसिक चीज़ें बहुत सारी, जिसमें शिफ्टिंग, ओरिजिन की शिफ्टिंग और ये सब जानेंगे। उससे पहले क्या, कुछ बेसिक ग्राफ आपको याद करके आने हैं। सबसे पहला मोड, मोड क्या करना है, मोड का डोमेन, रेंज और बेसिक ग्राफ, बस, बाकी क्या करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इनके ग्राफ आप एक जगह सुंदर से बनाएंगे, थोड़ा इंटरेस्ट बनाओ पढ़ाई में, तब मज़ा आएगा। ऐसा नहीं फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, चलो पढ़ना है इसलिए पढ़ रहे हैं, इसलिए नहीं, क्योंकि इसका बेनिफिट है। तीसरा, अगर हो सके तो ज़रूरी नहीं है तो मैं बनवा दूंगा, नहीं तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में बनवाए जाएंगे, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। इनके एलिमेंट्री, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, ये सब आपको आज बनाने हैं, ठीक है। फोर्थ, फिर देखते हैं सिग्नम का अगर आपको आता हो, नहीं तो मैं बनवाऊंगा। फिफ्थ, इसके अलावा एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब के ग्राफ ये सब भी मैं बनवाऊंगा, बट आपको बनाने हैं अपने से, ताकि थोड़ा आपको लगे 1/x टाइप के, इनके मैं बेसिक ग्राफ बनवाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल मैं एज्यूम करता हूँ आपको आते होंगे, या बना के आप प्रैक्टिस कर लेंगे, 11th का पार्ट था। कोई नहीं भी आएगा तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो इस पर बना दूंगा, ठीक है। 6 नंबर डब्बा, फ्रैक्शन, लिस्ट, ये सब दो मेन है, डब्बा और फ्रैक्शन, ये सब बनाएंगे। इनसे रिलेटेड, ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कौन से ग्राफ बनते हैं वो अपने इस कंप्लीट चैप्टर में पढ़ेंगे। आप समझ जाएं, बहुत लोग ग्राफ को हल्के में लेते हैं, उसको फंक्शन में निपटा देते हैं, अपने इस पर सेपरेट एफर्ट लगाने वाले हैं। एक बड़ा चैप्टर है फंक्शन, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा 12th के बच्चे हो आप लोग सब, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको इनइक्वालिटी अपने से रिवाइज कर लेना 11th का, और लॉग, ये ऐसे पोर्शन है जो ग्राफ और फंक्शन में आपको हेल्प करेंगे। इनके भी ग्राफ मैं बनवाऊंगा, लॉग, एक्सपोनेंशियल के, तो अभी मैंने कहा इतना ही आप जाके बनाएंगे। होमवर्क भी आपको मिल गया। आपके लिए आज मैंने बहुत ज़्यादा कुछ बताया नहीं, पुराना ही टॉपिक रिवाइज किया है। नेक्स्ट क्लास से अपने इसके बारे में और स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तब तक मैं देखूं क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सबका। एक मिनट, ठीक है। बाकी अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।